गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा कक्षा 11वीं में इकोनॉमिक्स के जो हमने देखा है प्रश्न बैंक उसके ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं यहां पर। इकाई 4 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहां पे हल कराऊंगा। इससे पहले मैंने 3 तक इकाई के क्वेश्चन हल करवा दिया हूं। जो विकल्प और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन हल करवाया हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इकाई 4 से 2 वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला हम यहाँ पे लेते हैं, प्रमाप विचलन हमेशा परिकल्पित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर प्रमाप विचलन में मध्यिका, माध्य या बहुलक इनसे संबंध नहीं होता, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। अब देखिए प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र है, आपको बताना 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रमाप विचलन का सूत्र है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और 4 में से ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा इसका। चौथा, पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो पदों के विचरण के माप को हम चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा हमारा अपकिरण। अपकिरण जो है ये पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए, प्रमाप विचलन हमेशा माध्य विचलन से, किससे, माध्य विचलन से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा खाली स्थान भरने के लिए बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि माध्य से लिए गए विचलन का बीजगणितीय योग शून्य होता है, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर शून्य होता है। अगला है तीसरा, खालिस्तान को परिप्रेक्षण का सर्वोच्च माप माना जाता है, आपको बताना होगा किसको, मानक विचलन को परिप्रेक्षण का सर्वोच्च माप माना जाता है। और चौथा है, प्रमाप विचलन का दूसरा नाम खालिस्तान विचलन है। तो प्रमाप विचलन का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है, इसका क्या नाम होता है, विचलन वर्ग मध्य मूल होता है, बिल्कुल। पांचवा है, विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होगा जब वह लिया जाए खालिस्तान से, तो यहाँ पे आ जाएगा माध्य से, क्या आ जाएगा, माध्य से। अगला छठवा, वक्र के आकार के परिप्रेक्षण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं, आपको याद रखना होगा। और ये रिक्त स्थान की पूर्ति थी। दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन पुनः कराएंगे हम, यूनिट 5 की बात करेंगे। यहाँ पे यह 5 यूनिट जो है यह सहसंबंध से संबंधित है और इससे जो वस्तुनिष्ठ विकल्पों की संख्या 1 होगी यहाँ पे बताया गया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्रमांक 1, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो जो गुणांक होता है वो प्लस और माइनस में होता है, इस प्लस माइनस 1 यानी -1 और +1 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, सहसंबंध की अनुपस्थिति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शून्य हो जाएगा तो सहसंबंध नहीं होगा। तीसरा है, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं, आपको बताना होगा निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो निर्देशांक को आपने देखा हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं और फिशर का सूचकांक कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फिशर के सूचकांक को हम क्या कहते हैं, आदर्श सूचकांक के नाम से जाना जाता है। और 5वां, वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाया जाता है, जो वर्तमान वर्ष होता है उसका मूल्य, देखिए मूल्य यानी प्राइस, और प्राइस का पी होता है, वर्तमान का 1 होता है। और यदि आधार वर्ष की बात करें तो उसका 0 होता है, 0 माना जाता है, यानी सही ऑप्शन ए हो जाएगा, पी 1 हो जाएगा। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करने वाले, तो ये हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे। इकाई 6 पर आते हैं सीधे, और यहाँ पे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ से आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से ऑब्जेक्टिव की संख्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर दिया है
1। अब देखते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, आपको बताना होगा। तो भारतीय अल्प विकसित, अर्ध सामंती या गतिहीन होना उपरोक्त सभी विशेषताएं थी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी विशेषताएं थी। अगला देखते हैं, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 4 नाम है। ब्रिटिश काल में यानी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय की बात कही जा रही है, और सही ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हरित क्रांति में सम्मिलित है उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, उपयुक्त सभी, और सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हरित क्रांति में ये सभी शामिल किए जाते हैं। देश में नीति आयोग कब बना, और आप जानते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई, यहाँ आपको बताना है डेट। तो 1 जनवरी 2015 को बना। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 5, महालानोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया। तो आपको बताना कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, यहाँ पे कौन सी योजना थी यह। तो यह द्वितीय योजना में अपनाया गया था महालनोबिस मॉडल। अब देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के सवाल हम बता सकते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, वीडियो लेकर आएंगे। यूनिट 7 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, यूनिट 7 और 7 में जो वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे उनकी भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। कितने हैं, 3 यहाँ पे वस्तुनिष्ठ की संख्या बताई गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको बताना है। तो सा ऑप्शन सही है, मिश्रित है। और उदारीकरण में प्रतिबंधों को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में कौन सी नीति अपनाई है, तो आपको बताना होगा कौन सी नीति अपनाई। उदारीकरण में प्रतिबंधों को दूर करने के लिए प्रतिबंधित व्यापार, मुक्त बाजार व्यापार, या स्वदेशी या विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर मुक्त व्यापार यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा व्यापार उदारीकरण में प्रतिबंधों को दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिबंध की नीति नहीं रही है। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है, तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई है। WTO का गठन कब किया गया, आपको बताना है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995 में किया गया है। और मुद्रास्फीति, अगला यहाँ पे ऑप्शन आता है, क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में खालिस्तान है। तो मुद्रास्फीति में खालिस्तान आपको बताना होगा। तो वस्तु की कीमत यहाँ पर मुद्रास्फीति होती तो बढ़ जाती है। सही जोड़ी मिलाते हैं हम यहाँ पे, देखिए सही जोड़ी मिलाइए जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और यहाँ पर कॉलम आ और कॉलम ब 2 कॉलम दिए गए हैं। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप कहाँ पे होता है, आपको बताना है। तो जो उदारीकरण की प्रक्रिया होती यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। मुक्त व्यापार जो होता है इसका संबंध किससे होता है, मुक्त व्यापार का संबंध वैश्वीकरण से होता है। और इससे पहले भी हमने यहाँ पे बात किए थे। अभी ऑप्शन देखिए, उदारीकरण का संबंध मुक्त व्यापार से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता। जो सार्वजनिक क्षेत्र है ये विफल क्यों हुए, यहाँ बताना पड़ेगा। तो ये नई आर्थिक नीति के कारण विफल हुए हैं। और भारत की नई आर्थिक नीति से संबंधित क्वेश्चन भी हमने आपके सामने लाए हैं। और 1991 आर्थिक नीति लागू हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन 1995 WTO। ये ऑप्शन पूरे कंप्लीट हो गए, कॉलम से हमने मिलान कर दिया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एलपीजी नीति को खालिस्तान टर्म नीति का नाम दिया गया है। तो ये आपके लिए है, आपको ढूंढ के बताना है। और नई आर्थिक नीति में खालिस्तान वातावरण को समाप्त किया गया है। नई आर्थिक नीति में कौन से वातावरण को समाप्त किया गया है, आपको ये क्वेश्चन भी
बिल्कुल ढूंढ के देखना है। नई आर्थिक नीति ने खालिस्तान वातावरण का सूत्रपात किया है, तो आपको सूत्रपात कौन सा किया है? स्पर्धात्मक जो व्यापार है उसका सूत्रपात किया है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं स्पर्धापूर्ण व्यवसायिक जो वातावरण है उसका सूत्रपात किया है। 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपए का खालिस्तान किया गया। तो 91 में 2 चरणों में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है। यहाँ पर अवमूल्यन और महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का संबंध किससे है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से होता है। यहाँ पे आपके सामने हमने बताया जो ऑप्शन है। अब आगे हम बात करेंगे अगली यूनिट की, और हमारी अगली यूनिट आ जाएगी 8, और 8वीं यूनिट में यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे 4। यहाँ पे बता दिया गया है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की संख्या 4 होगी। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पहला जो है हमारे सामने, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। आपको बताना शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, तो पूंजी निर्माण का स्रोत तो ये सभी होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन दूसरा, देश में तकनीकी शिक्षा संबंधी तथा अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की होती है। अगला है, भारत में मानव पूंजी के निर्माण में से कौन सी समस्या है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके सामने, और 3 ऑप्शन जो है उनमें से एक सही जवाब हो जाएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी समस्याएं होती है। जनसंख्या वृद्धि, निम्न शैक्षणिक स्तर, प्रतिभा पलायन। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षा में मार्गदर्शन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है भारत सरकार की, उच्च शिक्षा विभाग की, विश्वविद्यालय अनुदान की, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा की यहाँ पे बात की जा रही है, और उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये जिम्मेदारी होती है। रिक्त स्थान भरिए। कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी, जिसे हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। वे लोग जो कभी भी निर्धन न हो, खालिस्तान निर्धन कहलाते हैं, तो गैर निर्धन कहलाते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको, गैर निर्धन कहलाते हैं। वर्तमान में योजना आयोग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आपने अभी देखा है, हमने क्वेश्चन बताया है इससे पहले। भारत की विकासात्मक ऋण नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य खालिस्तान को कम करना है, तो यहाँ पे निर्धनता, विकासात्मक ऋण नीतियों का उद्देश्य निर्धनता को कम करना होता है। अब देखिए आगे सही जोड़ी बनाइए। तो मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग, सही जोड़ी में पहला मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग कितना? यहाँ पे MPCI इसका सही जवाब हो जाएगा, मासिक प्रति व्यक्ति उपयोग। दूसरा ग्रामीण व्यक्ति, अब ग्रामीण व्यक्ति जो होगा वो कितना उपयोग करेगा? 2400 कैलोरी उसको लगेगी, और नगरीय जो व्यक्ति होगा इसको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होगी। और अमर्त्य सेन, इनको ये कौन थे और इन्हें कैसे जानते हैं? तो सेन सूचकांक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और NSSO जो है यह हमारा किससे? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संस्थान, इसका संक्षिप्त रूप है, विस्तृत रूप है। सही गलत की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सही गलत यहाँ पे क्या है? तो मौसमी बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, एक ऐसा है, असत्य है। दूसरा, गांव में आय के स्रोत नगरों की अपेक्षाकृत कम होते हैं, ये सत्य बात है। कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, सत्य है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों में केवल निजी लाभ का ही सृजन होता है, ये निजी लाभ का सृजन होता है, असत्य है, ऐसा नहीं है। चिरकालिक निर्धन सदैव निर्धन होते हैं,
तो ये सत्य है, क्योंकि जो हमेशा निर्धन है वो निर्धन ही रहते हैं जब तक उन्हें सहयोग न दिया जाए। ये थे हमारे आज के प्रमुख क्वेश्चन, इनकी हमने बात की है। अब हम अगला यूनिट लेते हैं यहाँ पे इकाई 9, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में आपको पूरे यहाँ पे समझा देते हैं। इकाई 9 से देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वस्तुनिष्ठ है, सामाजिक आधारभूत संरचना का घटक है। इसमें सामाजिक आधारभूत संरचना पर बल देना भी है और मानव संसाधन के विकास पर बल देना दोनों है, अर्थात सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ तथा बा दोनों। पर्यावरण संरक्षण क्षरण का मुख्य कारण क्या है? और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरित कृषि भी होता है, पर्यटन को बढ़ावा भी होता है, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप भी, अर्थात उपयोग तो सभी एकदम सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका अंग क्या है? मिट्टी भी है, हवा भी है, पानी भी, अर्थात उपयुक्त सभी जवाब सही हो जाएगा। पर्यावरण क्षति के कारण है जनसंख्या, आर्थिक विकास, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब हो जाएगा सा उक्त दोनों। अगला देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? यहाँ पे सन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन से सन में। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब आगे यहाँ पे जो विकल्पी क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 10, और इससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे। यानी आप समझिए यह बड़ी यूनिट है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो देखिए, चीन गणराज्य की स्थापना हुई, आपको बताना चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो सन 1949 में स्थापना हुई थी, याद रखना आपको। चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ, कब हुआ है? तो 1978 में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ है। भारत में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा कब की है? आपको बताना है। तो 1951 से 56 तक यहाँ घोषणा किया। यानी चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कम्यून पद्धति का संबंध है, किससे होता है? तो कम्यून पद्धति का संबंध कृषि से होता है। पांचवा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश चीन है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत ने आर्थिक विकास के लिए खालिस्तान अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। सन 1970 के दशक के अंत में खालिस्तान देश में एक संतान नीति लागू की गई। आपको बताना होगा कौन सी। तो यहाँ पे कौन से खालिस्तान देश में, यानी चीन देश ने, चीन में 1970 में ही एक संतान की नीति लागू कर दी थी। सन 1965 में माओ ने महान खालिस्तान क्रांति का आरंभ किया। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको कौन सी, माओ ने कौन सी सर्वधरा संस्कृति की क्रांति यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। और देखिए अगला है सन 1998 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या आएगा? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था। और आगे खालिस्तान पांचवा आएगा हमारा। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू हुए थे, ये पांचवा है। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए, और सही जोड़ी की बात करते हैं हम यहाँ पे। पहला यहाँ पे शार्क, तो दक्षिण देशों का समूह होता है सार्क। दूसरा यहाँ पे देखिए ईयू किसका संबंध? यूरोपीय संघों का देश है ईयू। और ASEAN, इसका संबंध क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया में 5 देशों का समूह जो होता है। G8 का संबंध जो होगा वो किससे होगा? G8 है इसलिए 8 देशों का समूह हो जाएगा, याद रखने के लिए। और G20 इनमें विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और यह आपके सामने है। वैश्विक समूह का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? ये जो एक लाइन में उत्तर है, इनके लिए अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे।
और ये आपके इकोनॉमिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को नमस्कार।